मैं रोनित पाल्यान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 और आज हम केमिस्ट्री का मिड टर्म सिलेबस कंप्लीट करके बायो यानी फर्स्ट लेसन लाइफ प्रोसेस पर हम चलेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और मैं शुरू में ही आपको बता दूं, अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछिएगा और हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हर वह क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में दे रखे हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उससे पहले आपको एक और छोटी सी जानकारी हम दे दें, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो आप हमारी संस्था डीसी पाठशाला जो कि आपके रावता मोड़ चौक अपोजिट एसबीआई बैंक न्यू दिल्ली 73, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग ज़्यादा इंफॉर्मेशन या फिर व्हाट्सएप मैसेज पर भी आप इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फ़ोन 9971303505 पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, वन शॉट हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी इस चैप्टर का हम बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। Elements can be classified as metal and non-metal on the basis of their property. Elements को हम दो भागों में बांट सकते हैं, metals and non-metals। किसके अनुसार? उनकी प्रॉपर्टीज के अनुसार। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी हम देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल्स आर, हम मेटल्स के कुछ उदाहरण देखते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सम नॉन मेटल आर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये क्या है? कुछ एग्जाम्पल हैं और ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था हमारे चैप्टर का। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। तो सबसे फिजिकल प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, हार्डनेस, स्टेट, ऑक्साइड, लस्टर, मेलेबिलिटी, सोनरस, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डक्टिलिटी। ये सब क्या है? हमारे प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल एंड नॉन मेटल की। अब हम देखेंगे इनमें से लस्टर कौन सा है, मेटल है या नॉन मेटल है, डक्टिलिटी कौन सा है, मेटल है या नॉन मेटल। देखो भाई, शुरू करते हैं हार्डनेस से। दे आर जनरली हार्ड, जनरली सॉफ्ट। जो मेटल होते हैं वे जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वे क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट, ठीक है। सिर्फ किसको छोड़ करके? लिथियम, पोटेशियम और सोडियम को छोड़ करके क्या है? हार्ड है। और नॉन मेटल में बात करेंगे, एक्सेप्ट डायमंड जो कि एक फॉर्म है कार्बन की, विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल। सिर्फ और सिर्फ डायमंड को छोड़ के नॉन मेटल में क्या है? सब कुछ क्या है? सॉफ्ट है। हम स्टेट की बात करेंगे। जो मेटल है एग्जिस्ट एज सॉलिड। जो मेटल है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो नॉन मेटल है वो कौन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैस और इवन इन लिक्विड फॉर्म में भी क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्ट ब्रोमाइन, ब्रोमाइन को छोड़ करके, ठीक है। और मेटल में हम बात करेंगे एग्जिस्ट एज सॉलिड। मैंने बोला हार्ड भी है और सॉलिड भी है, ठीक है। लेकिन किसको छोड़ करके? एग्जिस्ट एज सॉलिड, लेकिन मरकरी को छोड़ करके, क्योंकि जो मरकरी है रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाती है? लिक्विड हो जाती है। यह आपका 1 मार्क एमसीक्यू भी बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मरकरी, ठीक है। अब हम ऑक्साइड्स के बारे में देखेंगे। मेटल को हम देखेंगे और फिर नॉन मेटल को हम देखेंगे। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वे उनका नेचर कैसा है? एसिडिक है, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक है, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा है? एसिडिक है, ठीक है। मेलेबिलिटी को हम देखते हैं। मेलेबिलिटी क्या है? मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट और नॉन मेटल आर नॉन मेलेबल। यानी मेलेबिलिटी का मतलब है, यहाँ पर मेलेबल का मतलब है कि हम मेटल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? थिन शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? मेटल को, उसे हम बोलेंगे मेलेबल, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स को हम नहीं कर सकते। जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल। गोल्ड एंड सिल्वर क्या है? सबसे ज्यादा मेलेबल है, सबसे ज्यादा थिन शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं।
डक्टिलिटी की हम बात करेंगे, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। डक्टिलिटी यहाँ पर तो जिसको हम थिन शीट में कन्वर्ट करेंगे वे मेलेबल, और जिसको हम थिन वायर में कन्वर्ट करेंगे उसे हम बोलेंगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है थिन वायर में कन्वर्ट कर देना। तो मेटल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को हमें नहीं कर सकते, नॉन मेटल्स को हम नहीं कर सकते। सोनोरस, सोनोरस का मतलब है जो साउंड प्रोड्यूस करे। साउंड कौन प्रोड्यूस करेगा? मेटल करेगा, लेकिन नॉन मेटल नहीं करते हैं साउंड प्रोड्यूस, लेकिन कौन करता है? मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये सोनोरस है। ठीक है। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल है वे गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन नॉन मेटल से पुअर कंडक्टर यानी गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के। सिर्फ और सिर्फ एक चीज को छोड़ करके नॉन मेटल में सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ करके और सब क्या है? पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। लस्टर का मतलब है शाइनिंग। शाइनिंग की हम बात करेंगे, मेटल है वो शाइनिंग सरफेस, जो मेटल है वे शाइन करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल वे शाइन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके? आयोडाइन को छोड़ करके। ये भी आपका एमसीक्यू है। ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलेंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि हम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, जो मेटल है उसका रिएक्शन किसके साथ होता है? एयर के साथ। ठीक है। मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जो मेटल है उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है और क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। एग्जांपल, कॉपर के रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाया भाई? CuO यानी कॉपर ऑक्साइड इसने बनाया है। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड इसने बनाया है। तो देखो ये पहले मैग्नीशियम अलग था और जब ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाता है तो ये ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है। द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल आर डिफरेंट विद ऑक्सीजन, जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वे ऑक्सीजन के साथ अलग अलग है। डिफरेंट मेटल आर डिफरेंट विद, यानी सभी का रिएक्शन एक प्रकार जैसा नहीं होगा। देखो कैसे, Na and K, sodium and potassium react so vigorously that they catch fire if the kept in open, so they are kept immersed in kerosene। अगर हम सोडियम को और किसको? पोटेशियम को अगर हम खुले में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा? उसमें फायर कैच कर लेगा, इसलिए हम उसे कैरोजन में रखते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। Surface of magnesium, aluminum, zinc, lead, Pb are covered with a thin layer of oxide which prevent them from the further oxidation। यानी इसमें बोल रखा है जो surface of magnesium, aluminum, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide। इनके जो ये है ये बहुत एक ऑक्सीजन की लेयर से, ऑक्साइड लेयर से क्या रहते हैं? पतली थिन लेयर से क्या रहते हैं? कवर रहते हैं, जिससे क्या होता है? विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, उससे क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन की रेंज में आने से बच जाते हैं। ठीक है। Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न। देखो यहाँ पर जो Fe है आयरन वो क्या है? बर्न नहीं होता, लेकिन जो उसकी फीलिंग्स है वे क्या है? बर्न हो जाती हैं बहुत ही भयानक रूप से। कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर है वो बर्न नहीं हो सकता, वो जल नहीं सकता, लेकिन क्या है? उसके ऊपर ब्लैक कलर की, कौन सी कलर की? ब्लैक कलर की लेयर बन जाएगी, जिसे हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जो Au है और Ag है वे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। एक और बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, एम्फोथेरिक ऑक्साइड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोथेरिक ऑक्साइड। वह मेटल ऑक्साइड जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाए? साल्ट एंड वाटर फॉर्म करे, उसे हम बोलेंगे एम्फोथेरिक ऑक्साइड। ये आपके बोर्ड के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
HCl, तो क्या बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और क्या बनाता है वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, जो रिएक्शन है मेटल्स का किसके साथ हो, वाटर के साथ हो, तो क्या होगा जब मेटल का रिएक्शन हो वाटर के साथ, तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म होता है। और क्या हुआ यहाँ पर, जब मैंने मेटल और वाटर का रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बना है और साथ में हाइड्रोजन फॉर्म हुआ है। यह बात आपको समझ में। अगर मैं इस मेटल ऑक्साइड का फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। एक और बात, अब वही बात जिस प्रकार यहां पर था कि अलग अलग रिएक्शन होंगे अलग अलग मेटल के ऑक्सीजन के साथ, तो इसी प्रकार सभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, अलग अलग कंडीशंस होंगी। जैसे कि रिएक्शन विद मेटल्स की हम बात करेंगे, जैसे कि रिएक्ट विद कोल्ड H2O, यानी ठंडे पानी के साथ करेंगे कौन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। रिएक्ट विद स्टीम, पानी के स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे कौन, एल्यूमिनियम, Fe, जिंक, यानी आयरन और रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ। यह सभी आपको बातें याद रखनी है। ठीक है, रिएक्ट विद हॉट H2O, ठीक है, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, नो रिएक्शन विद H2O। ठीक है, जो लीड है, कॉपर है और AgAu, इनका क्या है, ये रिएक्ट नहीं करेंगे किसके साथ, नो रिएक्शन विद H2O, इनका रिएक्शन नहीं होगा H2O के साथ। कैल्शियम, मैग्नीशियम, CmG फ्लोट एज बबल्स ऑफ H2 स्टिक टू देयर सरफेस। देखो ये क्या करेंगे, बबल्स के रूप में क्या करेंगे, पानी के ऊपर क्या करेंगे, ये जाएंगे ऊपर तरेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर जो है सरफेस पे क्या है, पानी की सरफेस पे क्या है, जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके कारण भी क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे बबल्स में। ठीक है, यह जो पॉइंट है ना, यह पॉइंट आप सभी याद रखना, यह कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, जो रिएक्शन है किसका, मेटल का किसके साथ होता है, एसिड के साथ होता है। कौन सा एसिड, डिल्यूट एसिड। अब आप बोलोगे डिल्यूट एसिड के साथ ये क्यों हुआ, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ क्यों नहीं हुआ रिएक्शन। कंसंट्रेटेड एसिड के साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह एक्सोथर्मिक बन सकता था, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो सकती थी, उससे ब्लास्ट हो सकता था, इसलिए कंसंट्रेटेड के बजाय डिल्यूट एसिड का यहां पर प्रयोग हुआ है। मेटल का रिएक्शन और डिल्यूट एसिड के साथ क्या बनाया, साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म की है। कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड, ये कुछ है CuAgHg, ये क्या है, रिएक्ट नहीं करेंगे किसके साथ, डिल्यूट एसिड के साथ। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। Fe का रिएक्शन HCl के साथ, तो Fe क्लोराइन और H2 फॉर्म करता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम का HCl के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फिर से फॉर्म की। यहाँ पर एक चीज कॉमन देखो, आप सभी एक चीज कॉमन देखो, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, वो सभी में क्या होने लग रही है, रिलीज होने लग रही है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, यानी जो रिएक्शन है मेटल का किसके साथ हो, मेटल के साथ हो लेकिन दूसरे साल्ट, यानी मतलब मेटल का रिएक्शन मेटल से, मेटल ए साल्ट सॉल्यूशन बी, साल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी फॉर्म करेगा। देखो रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन फॉर्म। ये आपको थोड़ा याद आया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ी जो आपको चैप्टर 1 में आपने पढ़ी थी। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड, अपने कंपाउंड में से, जो कंपाउंड है उसमें से जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, हटा देगा। जो ताकतवर एलिमेंट है वो कमजोर एलिमेंट को हटा करके अपनी वहां पर जगह बना लेगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाई रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जब रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज नेक्स्ट टॉपिक, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे।
रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने बोला था आपसे, देखिए, द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। ये लिस्ट है किसकी? मेटल्स की, अरेंज्ड इन द ऑर्डर, कुछ इस प्रकार ऑर्डर में अरेंज कर रखे हैं, ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी, यानी नीचे की तरफ जाएंगे, यानी ऊपर जो होंगे वे होंगे हाई रिएक्टिव, और जब हम नीचे की तरफ जाएंगे वे होंगे लो रिएक्टिव। ठीक है, जैसे कि यहां पर ये क्या है? हाई रिएक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? हाई रिएक्टिव है। ये मीडियम, और ये क्या है? लो रिएक्टिव है। और ये क्या है? मीडियम रिएक्टिव है। ये बताते हैं कि जो ऊपर वाले ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं, और जो बीच में यहां पर बता रखा है, बीच में सबसे ऊपर वाले ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करेंगे। जो मिड में है, बीच में जो है मेटल्स, वे थोड़े कम रिएक्ट करेंगे एज कंपेयर टू हाई रिएक्टिव एलिमेंट, और जो लो रिएक्टिव है मेटल, वे सबसे कम रिएक्ट करेंगे इन सभी से। ठीक है, यानी जितने ऊपर से हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे उतने ही हमें लेस रिएक्टिव मेटल्स हमें मिलते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन है भाई? पोटेशियम है। पोटेशियम सबसे ज्यादा क्या करता है? रिएक्ट करता है। ठीक है, इस टेबल को आप सभी जरूर जरूर याद कर लेना, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ मेटल, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। जो रिएक्शंस है मेटल का, वो क्या हो रहा है? नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, यानी मेटल और नॉन मेटल का ही आपस में क्या करवा दिया? रिएक्शन करवा दिया। तो आप सभी यहां पर 9th क्लास को याद कीजिएगा। आपने वैलेंसीज के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऑक्टेट रूल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो लास्ट सेल है उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये सभी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। उसके आधार पर ही हम क्या करेंगे? इन सभी को सोल्व करेंगे। एक बात बताइए, अगर आपको याद नहीं है या फिर आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर उस पे एक वीडियो बना दो कि किस प्रकार से हमें वैलेंसी इन सभी चीज़ के बारे में पता चलेगा, और उसके अनुसार हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बना सकते, किस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? हम सोल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी को सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा जल्द से जल्द। जैसे कि आज मैंने क्लास बनाई है, तो कोशिश करूंगा कि 2 दिन के अंदर ही मैं इस छोटे से टॉपिक, जो आपका क्लास 9th का टॉपिक, उसे रिपीट करके सेपरेट वीडियो बना दूं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन को दबा करके भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, यानी मेटल्स का रिएक्शन किसके साथ? नॉन मेटल्स के साथ। तो यह थोड़ा जो टॉपिक है, इसके लिए आपको थोड़ा 9th क्लास में एक टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा, और वो मैं बता दूंगा। थोड़ा ऑक्टेट रूल वाला आपको याद करना पड़ेगा, तो उसके अनुसार यह आपके लिए टॉपिक आसान हो जाएगा। अगर आपको वह टॉपिक नहीं आता है तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्लास 9th के टॉपिक को फिर से रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी, यहाँ पे एलिमेंट को यूज किया गया नहीं, यानी एलिमेंट यानी वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। यहाँ पर वैलेंस सेल का मतलब लास्ट सेल भी होता है, यानी जो लास्ट सेल है वो कंप्लीट फिल होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? कंप्लीट फिल। हमें पता है कि लास्ट जो सेल होता है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर कितने हो? 1 2 3 4 5 6 7 8,
दो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसके अलावा अगर दूसरी संख्या है तो वो जो वैलेंस सेल है, जो लास्ट सेल है, वो नहीं माना जाएगा स्टेबल, वो अनस्टेबल माना जाएगा। तो उसी के आधार पर यह हमने थोड़ा रिवाइज किया। इसके ऊपर से हम डिटेल से एक वीडियो सेपरेट बना देंगे, क्योंकि यह एक सेपरेट टॉपिक है चैप्टर से, इसलिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम मेटल और नॉन मेटल का क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यहाँ पर Na क्या है, मेटल है, ठीक है। और यहाँ पर Cl क्या है, यहाँ पर Cl क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है सर, हमें यह बात समझ में। अब हम देखेंगे Na का क्या इलेक्ट्रोनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो 281, यानी जो फर्स्ट सेल है उसमें कितने हैं, 2 हैं। सेकंड वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। लास्ट वाले में कितने हैं, 1 है। कितना है लास्ट वाले, 1। हमें पता है कि हमारे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। तो ये कितने हो गए, 2 8 8 और 2 10 और 1 ये लास्ट वाले में 1। लेकिन मैंने क्या बोला था, जो लास्ट सेल है उसमें कितने होने चाहिए, 2 या फिर 8, लेकिन यहां पर 1 ही है। तो इसके लिए सोडियम ऐसा क्या करे कि जो लास्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। ऐसा क्या करे, तो यहां पर देखिए ध्यान से, जो क्लोराइड है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287, यानी फर्स्ट सेल में फर्स्ट ऑक्टेट में 2 है, सेकंड में 8 है, और लास्ट वाली यानी वैलेंस सेल जिसको हम बोलेंगे लास्ट सेल, उसमें कितना है, 7 है। लेकिन अब मैंने क्या बोला था, 2 या फिर 8, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूं, 8 बनाने के लिए इसमें मैं एक क्या कर दूंगा, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और यह अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को घटा दे तो लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, हटा दे, तो क्या हो जाएंगे, लास्ट में 8 हो जाएंगे दोनों में, ठीक है। तो अब किस प्रकार से करना है, क्या करना है, अब हम यह समझते हैं बहुत अच्छी तरह। इस 2 और 8 को आप सभी याद रखना। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है सोडियम का, कि जो लास्ट है उसमें 2 8 1 है, यानी इसके पास एक क्या है, ज्यादा है, एक क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा क्या किया जाए, और इसके पास एक क्या है, कम है, ठीक है। तो इसको अगर मैं इसके पास भेज दूं, तो एक बात बताओ, इसके पास पहले कितने, 7, सोडियम से 1 आ गया तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8। और क्या बोलता है कि लास्ट वाले में 2 या 8 होने चाहिए, हमें यहां पर 8 मिल गई। लेकिन सोडियम के पास 1 इसने क्यों दान कर दिया भाई, इसलिए कर दिया क्योंकि लास्ट वाले में 2 या 8 होने चाहिए और इसके पास 1 था। इसके पास ये 1 क्या था, एक्स्ट्रा था, बल्कि लास्ट सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसने क्या कर दिया, इसको 1 को क्लोराइड से देने को समझदारी समझी कि इससे मैं दे दूंगा 1, तो यहां पर लास्ट वाले में 8 रह जाएंगे। या फिर आप 7 कैरी भी कर सकते हो, 1 को देना या फिर 7 को वापस लेना यहाँ पर 8 बनाने के लिए, ये कौन सा मुश्किल, आप बोलोगे 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेकर के आना ये क्या है, डिफिकल्ट है। तो इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे ही दिया भाई, जा तू जा, ज्यादा परेशान हमें ना कर, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो इसके पास क्या था, 1 ज्यादा था, तो 2 और 8 का बन गया, लास्ट वाले सेल में कितने हो गए, 8 हो गए। और जो ये 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने क्या कर दिया, किससे दे दिया, क्लोराइड से दे दिया। इसे क्या थी, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या थी, जरूरत थी, तो इसने किससे ले लिया, सोडियम से ले लिया। ये 1 इसने क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद लास्ट में कितने हो गए, ये 2 और 8 तो थे, लास्ट वाले सेल में 7 थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन और आने से कितने हो गए, 8 हो गए। तो वैलेंस सेल यानी है क्या हो गया, फुल हो गया, ठीक है। इसने क्या कर दी, टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड सेल, तो इसने क्या किया, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल बना लिया, ठीक है। इसके द्वारा और समझते हैं इसी चीज को। सेम क्या था भाई, इसके पास 1 ज्यादा था सोडियम के पास, और इसने क्या कर दिया, इसके पास 1 क्या था, कम था,
ठीक है। अब देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इससे दे दिया, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। देखो अब यहाँ पर इस तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्यों आ गया, देखो यहाँ पर कैटाइन है वो पॉजिटिव साइन दर्शाएगा, एनाइन है वो नेगेटिव। atom of the metal lose electron from their valence shell to form cation, ठीक है। atom of the non metal gain electron in the valence shell to form anion, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कौन क्या बनेगा, वो है एनाइन कहलाएगा। एनाइन पे कौन सा साइन आता है, नेगेटिव। अगर कोई क्या करता है, लॉस करता है, यानी जिसके पास एक ज्यादा है तो उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इसके पास क्या था, इसके पास एक ज्यादा था तो इस पे पॉजिटिव साइन आया, और इसके पास एक कम था तो इस पे नेगेटिव साइन आया, और जिस पे पॉजिटिव आएगा उसे हम कैटाइन बोलेंगे और जिस पे नेगेटिव आएगा उसे हम एनाइन बोलेंगे। अब हम चलते हैं, यह आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है टेबल, इसके द्वारा आप याद कर सकते हैं। अगर आपको यह टॉपिक नहीं समझ में आया तो क्लास 9 के टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे, सेपरेट वीडियो उस पर बनाएंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, आयनिक कंपाउंड। यह है आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। और इसमें क्या बोला गया है, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया गया किसमें, नॉन मेटल में। जो अब हमने हाल फिलहाल में पीछे ही जो टॉपिक हमने लास्ट कवर किया है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ किसमें, Na से Cl में, ठीक है। तो उसी से क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किसकी, आयनिक कंपाउंड की। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यह प्रॉपर्टीज आप सभी को याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है आयनिक कंपाउंड की, फिजिकल नेचर। सेकंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की, सोल्युबिलिटी। और फोर्थ है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल, यानी सॉलिड है, हार्ड है, लेकिन क्या है, जनरली थोड़े नाजुक, यानी क्या है, ब्रिटल है। फिजिकल नेचर हमने देखा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका क्या है, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है दोनों क्या है, हाई है। किसका भाई, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। सोल्युबिलिटी, जनरली सोल्यूबल इन वाटर, क्या है, ये सोल्यूबल है, यानी वाटर में क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, लेकिन एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट, लेकिन क्या है, सॉल्वेंट में क्या है, इनसोल्यूबल है। किस क्या है भाई, सॉल्वेंट में क्या है, इनसोल्यूबल है, सच एज केरोसिन, पेट्रोल में, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। यहां पर आप सभी को यह बात याद रखनी है, जो आयनिक कंपाउंड है वह सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेंगे, बल्कि मोल्टन और किसकी, सॉल्यूशन की फॉर्म में अगर है तो वहां पर ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा, ओक्यूरेंस ऑफ मेटल। हम मेटल की बात करेंगे, ठीक है। ओक्यूरेंस ऑफ मेटल, उससे पहले हमें यह 3 बातें जान लेना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी बातें भाई, मिनरल्स और, ठीक है। मिनरल्स, द एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑक्यूर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल, जो हमें हमारी अर्थ से नेचुरली प्राकृतिक तरीके से हमें मिल गए उन्हें हम बोलेंगे मिनरल्स, ठीक है। और क्या है, मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, वह मिनरल जो एक ही मेटल का सबसे ज्यादा अमाउंट दे रहा है, और एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल आर कॉल्ड ओर्स। और उसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, उसको हम अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे ओर्स। यानी मिनरल्स के साथ क्या मिल के आए, एक, यानी देखो एक अमाउंट में सबसे ज्यादा
ज्यादा क्या है, एक ही मेटल है, तो वो क्या कहलाएगा, ओर्स है। अब यहाँ पर गैंग क्या है, ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सोइल, सैंड, एक्स्ट्रा कार्ड। ठीक है, देखो भाई मैंने क्या बोला, अर्थ से हमें मिलते हैं, कहां से हमें मिलते हैं, अर्थ से हमें मिलते हैं, तो उसके साथ कुछ डस्ट भी मिल के आएगा, जैसे कि सोइल एंड सैंड हो गए, ये क्या कहलाएंगे, गैंग कहलाएंगे। ठीक है, तो यह यह तीनों बात आप सभी याद रखना, और यह आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है। ठीक है, अब हम इसका कुछ प्रोसेस देखेंगे। अब हम कुछ प्रोसेस देखेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है। मैंने आप सभी को रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी अभी लास्ट एक दो टॉपिक पहले, कि जो ऊपर से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, सबसे ऊपर वाले मेटल हाई रिएक्टिव होंगे, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वे क्या कहलाएंगे, लेस रिएक्टिव। यह बात मैंने आपसे पढ़ाई। सबसे ज्यादा हाईली कौन सा है रिएक्टिव, पोटेशियम, यानी जिसका सिंबल है के। तो इसी प्रकार से मैंने बोला था ऊपर वाले हाई रिएक्टिव, मिड वाले मीडियम रिएक्टिव, और जो लास्ट वाले सबसे लो रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू ऊपर वाले। ठीक है, ठीक है, देखो भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और से, हमें पता है हमारे मिनरल्स और की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो और में से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कौन से भाई, एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखी थी, जो सबसे नीचे वाले थे ना, जो लो रिएक्टिव हैं, उनके बारे में अब हम देखेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर। जो गोल्ड है और जो सिल्वर है, यह आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये नॉन रिएक्टिव यानी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। दे एग्जिस्ट फ्री और नेटिव इन नेचर, यानी फ्री या फिर हम नेटिव बोल सकते हैं, नेटिव का मतलब है फ्री इन नेचर, हैंस नो नीड ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी ये अपने आप में ही क्या है, पूरे एक्सट्रैक्ट होकर निकलती हैं, ये किसी के साथ मिलके नहीं निकलती हैं। कॉपर एंड मरकरी की हम बात करेंगे, दे आर फाउंड इन सल्फाइड और ऑक्साइड फॉर्म इन नेचर। जो कॉपर है, जो मरकरी है, यानी जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है, जो लो रिएक्टिव मेटल है, वह क्या है, कौन सी फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में। यह दो पॉइंट याद रखो, लो में किसकी फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड या फिर ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, दे बोथ आर लेस रिएक्टिव। मैंने बोला किस लेस रिएक्टिव, हाँ भाई लेस रिएक्टिव तो होंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के जो लोअर, जो नीचे वाला पोर्शन है, जो लास्ट मेटल्स हैं उनकी, क्योंकि हमने बोला था सब नीचे की तरफ जाते जाएंगे, हाई से नीचे की तरफ जाते जाएंगे, क्या मिलेंगे हमें, लो रिएक्टिव मिलेंगे। देयर सल्फाइड और ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड बाय हीटिंग। इनका जो हमें, मैंने क्या बोला, सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में हमें मिलेंगे। अब कैसे हम अलग कर सकते हैं इन्हें सल्फाइड और ऑक्साइड से, बाय हीटिंग। हम इन्हें क्या करेंगे, हीट करेंगे, नॉट स्ट्रांगली, ज्यादा स्ट्रांगली हीट की इन्हें जरूरत नहीं है। जैसे कि HGS, अब आप बोलोगे HGS क्या है भाई, मरकरी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिनाबार और। जो मरकरी है किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, कौन सी और की फॉर्म में प्रेजेंट है, सिनाबार की फॉर्म में, जिसका सिंबल है HGS। अब ये यहां पर S क्या है, मैंने बोला था किसकी फॉर्म में मिल सकते हैं, हमें मिल सकते हैं सल्फाइड की फॉर्म में। क्या भाई, हमें जो लो रिएक्टिव है वे हमें सल्फाइड या ऑक्साइड की फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। जैसे कि मरकरी हमें सल्फाइड की फॉर्म में मिला, तो मैंने क्या बोला था, कैसे अलग कर सकते हैं, बाय हीटिंग। हम उसे क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है, हम जब उसे हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाता है, ये क्या बन जाता है, मरकरी ऑक्साइड बन जाता है, और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। अब देखो फर्दर इसे क्या करेंगे, फिर से हीट करेंगे। देखो HgO यानी मरकरी ऑक्साइड को हम हीट करेंगे, हीट की प्रेजेंस में, हीट के द्वारा। तो हमें क्या लेना था भाई, हमें क्या लेना था, हमें सेपरेट करना था मरकरी। तो हमें क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग मिल गया, और हमें जो मेटल चाहिए था वह हमें अलग मिल गया। कैसे, हीटिंग करने से। ठीक है, अब मैं चलूंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। वहीं एक्सट्रैक्टिंग मेटल मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी। देखो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हमने क्या था, पढ़ा था। कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज, मिडल, जो मिड में है। ठीक है, जो थोड़े हाई रिएक्टिव से थोड़े कम रिएक्ट करते हैं, बीच में आते हैं। जो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन, जो गैंग है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट।
तो जो मिड में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, उसमें कुछ प्रोसेस है। हमें गैंग यानी जो डस्ट है, हमें सैंड सॉइल मिला है, साथ में रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा हम सेपरेट करके लास्ट में क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। अब इनका प्रयोग कैसे करना है यह हम समझते हैं। मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो मेटल है कहां पर भाई, मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव, कुछ ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ना ज्यादा और ना कम रिएक्टिव होते, एंड आर टिपिकली फाउंड इन नेचर एज कार्बोनेट और सल्फाइड। ये किस नेचर में मिलते हैं, ये किस नेचर में मिलते हैं, ये मिलते हैं कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में, कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। टू एक्सट्रैक्ट दिस मेटल यू कैन, हम अब क्या कर सकते हैं, हमें किसकी फॉर्म में मिले, कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में हमें मिले हैं। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं, इसे एक्सट्रैक्ट कर दें। हम करेंगे जैसे कि मैंने बोला था, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, और लास्ट में रिड्यूसिंग एजेंट। ये है अब हम देखेंगे। रोस्टिंग में क्या होगा, कन्वर्ट मेटल सल्फाइड टू मेटल ऑक्साइड। हम जो मेटल सल्फाइड हमें किसके फॉर्म में मिलने लग रहे हैं भाई, कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में हमें मिलने लग रहे हैं। तो हमें किसके फॉर्म में मिला, सल्फाइड की फॉर्म में मिला। सल्फाइड की फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मेटल ऑक्साइड यानी ऑक्साइड की फॉर्म में हम कन्वर्ट करके बाय हीटिंग देम, जैसे कि मैंने पिछले लास्ट वाले में पढ़ाया था, लो रिएक्टिव में सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं, तो हम उसे ऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्साइड से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एग्जांपल, जिंक सल्फाइड हमें जिंक किसकी फॉर्म में मिला है, सल्फाइड की फॉर्म में, तो उसे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे और क्या बना देंगे, जिंक ऑक्साइड हम बना देंगे, और ये हमें अलग मिल गया सल्फर डाइऑक्साइड। और कैल्सिनेशन अब देखते हैं, कन्वर्ट कार्बोनेट, अब हमें किस कैल्सिनेशन यानी सी से ही कैल्सिनेशन, सी से ही कार्बोनेट। अगर हमें ऐसे मेटल जो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं, उसको क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे और क्या बना देंगे, ऑक्साइड बना देंगे। जैसे कि जिंक हमें यहाँ पर जिंक सल्फाइड की फॉर्म में मिला और ऑक्साइड में बनाया, कैसे, हीट करके। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर जिंक हमें कार्बोनेट की फॉर्म में मिला है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करके जिंक ऑक्साइड हम बना देंगे। ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड हमें यहाँ पे मिल चुका है, जिंक सल्फाइड हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब ऐसा क्या करें, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस मेटल ऑक्साइड विद रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था शुरुआत में ही कि रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन हो गया, कार्बन के द्वारा, कार्बन की हेल्प से इन्हें क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड की मैं बात करूं, जिंक ऑक्साइड हमें मिला है कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में से अलग करने पर क्या होगा। ठीक है, और देखो कार्बोनेट तो हमें क्या मिला, जो कार्बन है वह कार्बन जो जिंक है वो हमें क्या मिल गया, सेपरेट हमें मिल चुका है, और यहाँ पर CO है यानी यह हमें अलग हो गया, यानी जो कार्बन की हेल्प से जो कि रिड्यूसिंग एजेंट था, उससे क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड से हमें क्या मिल गया, जिंक मिल गया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा वह मेटल जो सबसे हाई रिएक्टिव है, जो टॉप पे आते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया। High reactive metals such as aluminium, calcium and sodium are extracted from their ore by the electrolytic reduction। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो हाई रिएक्टिव है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम, कैल्शियम क्या है, हाई रिएक्टिव है, तो सिर्फ और सिर्फ कैसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग से कैसे प्योर फॉर्म में निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा। ठीक है, दिस हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कार्बन, हमें ये कार्बन के द्वारा नहीं कर सकते हम अलग, क्योंकि ये कार्बन हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, एज इट इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि ये क्या है, हाई रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव, ये क्या है, थोड़ा कमजोर है ताकतवर से। इन दिस मेथड द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द ओर टू गेट द प्योर मेटल। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी इसमें से हम सॉल्यूशन में से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन ले लिया, और जो ये है ये पॉजिटिव, ये है हमारा एनोड, जो ये नेगेटिव है ये हमारा है कैथोड। नेगेटिव कैथोड और पॉजिटिव वो एनोड है, और जो नेगेटिव वो है कैथोड। हमने सॉल्यूशन ले लिया NaCl,
देखो यहाँ पर हमें कौन सा मेटल चाहिए, हमें मेटल लेना है Na, यानी हमें सोडियम, हमें अपना मेटल लेना है जो कि हाई रिएक्टिव है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो कि पूरा सॉल्यूशन है NaCl का, इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं। और क्या होता है, जो Na, जैसे कि हमें पता है Na क्या है हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमें वीडियो को, क्लास को रोकना पड़ा। तो मैंने बोला था कि जो Na है वो कैथोड पे जाएगा, क्योंकि Na हमें पता है वो क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कैथोड क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव क्या जाएगा, कैथोड पर चला जाएगा, क्योंकि Na क्या है, पॉजिटिव, और कैथोड क्या है, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पे जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार सोडियम मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे, अब मैं बात करूंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक की, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यह कौन सी रिफाइनिंग है, जो हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किए हैं उनका उपयोग, उन्हें उपयोग में कैसे लेकर के आए। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ही सबसे ज़्यादा यूज किया गया मेथड है रिफाइनिंग के लिए मेटल की। इसमें देखो कैसे होता है, जैसे कि हमें क्या निकालना है, कॉपर को उपयोग में लेके आना, यानी बिल्कुल प्योर फॉर्म में बनाना है। तो क्या करेंगे, हम पहले ही क्या ले लेंगे, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कॉपर का क्या करेंगे, यहाँ पर कैथोड और एनोड ले लेंगे। अब देखो जो एनोड है वो इम्प्योर कॉपर है, और जो कैथोड है वो स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर है। जो कैथोड है वह क्या है, पहले से ही क्या है, प्योर कॉपर है, एनोड क्या है, इम्प्योर कॉपर है। जब इसमें से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाई, देखो कॉपर, देखो इसमें से क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जो इम्प्योर है वो इम्प्योर मेटल वो क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन में क्या करेगा, मिक्स हो जाएगा, और कुछ समय के बाद नीचे जो इम्प्योर मेटेरियल था वो नीचे जा करके जमा हो जाएगा। उसे हम बोलेंगे एनोड मड या इम्प्योरिटीज। और जो प्योर है वह क्या होगा, जो ये एनोड थी, इम्प्योर था, इम्प्योर में से जो बेफालतू का था, खराब था, वो नीचे जमा हो गया, और बाकी जो प्योर रह गया, जो मेटल है, कॉपर मेटल, वो क्या होगा, कैथोड पे जाकर जमा हो जाएगा, क्योंकि कैथोड क्या है, एक प्योर कॉपर है। ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मैंने बताया क्या है, यहाँ पर इम्प्योर मेटल क्या हो जाएगा, जो कि एनोड पे वो मिक्स हो जाएगा और जाके नीचे सेट हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, यह टेक्निकल इशू कुछ बार बार क्रिएट होने लग रहा है, तो इस बार तो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अगली बार ध्यान रखेंगे। लास्ट कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, लास्ट कुछ टॉपिक्स हमारे रह चुके हैं। यह भी हो गया, यह भी हो गया। देखो एक बीच में टर्म लेफ्ट हो गई थी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मिट रिएक्शन। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। जो मेटल वो मोल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं। देखो इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम, रिएक्शन होता है आयरन ऑक्साइड का किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या होता है उसका, इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक। किसके लिए यूज होता है, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए, और क्रैक्ड मशीन पार्ट या फिर कुछ मशीन के क्रैक्ड पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि ये इमेज दिखा रखी है, इसको हम बोलेंगे
थर्मिट रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन हुआ तो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड साथ में कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होती है, जो कि हेल्प में आती है जॉइंट रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, कोरिजन की। देखो कोरिजन क्या है? द सरफेस ऑफ सम मेटल गेट कोरिडेड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरिजन। वह चीजें, वह मेटल जो हम रख देते हैं बाहर मॉइस्ट एरिया में, उनके साथ मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट करके, जो हम अपने एनवायरनमेंट में रख देते हैं, बाहर खुले आम रख देते हैं, उसके साथ जो मॉइस्चर है, जो एयर इंटरेक्ट करके क्या बना दे, इस प्रकार की कुछ इमेज आप सभी ने देखी होगी, इस प्रकार के हालात बना दे, उसे हम बोलेंगे कोरिजन। एग्जांपल, सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एज इट रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर बिकम ब्लैक, सिल्वर क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब हम उसे खुलेआम एयर में रखते हैं, एज इट रिएक्ट विद एयर, एयर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? ब्लैक बनाता है, विद एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर ब्लैक हो जाता है, क्यों हो जाता है? जब हम उसे एयर में रख देते हैं, एनवायरनमेंट से मॉइस्चर से इंटरेक्ट होकर क्या करता है? कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर में है। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड गेन अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। जो कॉपर है, इसी प्रकार कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन लेयर बना लेता है। यह सभी तीनों पॉइंट आप सभी को याद रखना है। तीसरा पॉइंट है, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर एक्वायर अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, फोकी या फ्लैकी है सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन क्या करता है? एयर एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन कलर की कोटिंग बना लेता है, जब हम आयरन को क्या रखते हैं? मॉइस्ट एयर यानी खुलेआम रख देते हैं, कॉल्ड रस्ट, उसे हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, यह सभी पॉइंट आप सभी याद कर लेना, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, यानी ऐसे क्या क्या उपयोग हम कर सकते हैं जिससे कोरिजन से हम बच सकते हैं। जो अब मैंने आपसे इमेज दिखाई थी, उस इमेज को कैसे, यानी उससे कैसे बचा जा सकता है? प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। The rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanization, chrome plating, anodizing और making alloy। यानी पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके जिसके द्वारा हम कोरिजन यानी रस्टिंग से बच सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन, यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, यानी स्टील और किसको स्टील और आयरन को बचाए किससे? कोरिजन होने से, रस्टिंग होने से। ठीक है, विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। क्या करती है गैल्वेनाइजेशन में? एक थिन लेयर बना दी जाती है आयरन पर, जिससे क्या होता है? कोटिंग थिन लेयर जिंक की बना दी जाती है, जिससे क्या होता है? रस्टिंग नहीं हो पाती है। एलॉय, एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, हमें पता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। एलॉय क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर हो सकता है, या मेटल या दो या तीन प्रकार के अलग अलग मेटल का हो सकता है, मेटल नॉन मेटल दोनों का मिक्सचर हो सकता है। एग्जांपल ऑफ एलॉय, आयरन, स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर जैसे कि मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। स्टील, आयरन प्लस निकल एंड क्रोमियम, ब्रास कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टीन। इन सभी से क्या है? ये कुछ एग्जांपल है अलॉय के। मेन ये दो पॉइंट याद रख लेना, आप इसे ये रखना या ना रखना, एग्जांपल को बेसिक छोड़ देना। एलॉय, द रस्टिंग ऑफ आयरन, ये पॉइंट, और गैल्वेनाइजेशन, इन सभी को आप याद रखना, आपके एग्जाम के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पर आज की क्लास खत्म होती है, हमारा वन शॉट खत्म होता है। हमें पता है बहुत सारा टेक्निकल इशू यहाँ पर हुआ है, लेकिन इसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ, और हम नेक्स्ट चैप्टर यानी बायो लाइफ प्रोसेस पे हम कंटिन्यू करें। थैंक यू, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको कोई डाउट है, आप बेझिझक कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।